मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान का आगाज आज से हो गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान का शुभारंभ किया। तो इस मौके पर सीएम ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को आगे तक लेकर जाना है। तो आज से 3 दिन तक यानी 18 जून से 20 जून तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलेगा। तो इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई, कहां कार्यक्रम रखा गया है और ये अभियान क्या है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें भोपाल की हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में खुद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव बच्चों के साथ मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ उनका ये खुशनुमा पल आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज से 3 दिन यानी कि 20 जून तक प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने अभियान की शुरुआत की। वे सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के प्रवेशोत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 बच्चों को तिलक लगाकर और किताबों का सेट देकर नए सत्र में स्वागत किया। साथ ही जेईई एडवांस में अच्छी रैंकिंग के साथ पोजीशन बनाने वाले बच्चों को सीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 370 करीब सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की गई है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और अभी हमारी जो सीएम राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं। लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश में गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद आज से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं, जिसके लिए सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। अभियान के तहत मंत्री, विधायक, सांसद एक-एक स्कूल को गोद लेंगे। आईएएस और अन्य अधिकारी भी स्कूल को गोद लेंगे और महीने में कम से कम एक बार स्कूल मंत्री जाया करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अब बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान का आज से आगाज हो गया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने खुद स्कूल चले अभियान का आगाज कर दिया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? राधा, मध्य प्रदेश में हर साल स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है और ख़ास तौर पे ये जून का महीना जब स्कूल शुरू होते हैं और शुरुआत से ही बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है। लेकिन इस बार नए नवाचार निकल के सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद एक्सीलेंस स्कूल गए, वहाँ पे बच्चों को एडमिशन दिलाया और वहाँ पे उनको मुफ्त किताबें बांटी और ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री और तमाम सारे मोहन कैबिनेट के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये सारे तमाम जनप्रतिनिधि स्कूलों में जा रहे हैं और आज से ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो गया है। और कल और परसों ये 3 दिन का कार्यक्रम है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। और खास बात है कि मोहन यादव ने ये एक बड़ी बात कही है कि जो तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, ये स्कूल को गोद भी लेंगे और स्कूल को गोद लेने के साथ साथ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर साथ में रिव्यू करेंगे। हर एक महीने में वहाँ जाएंगे, छात्रों से चर्चा करेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में एक नए नवाचार के साथ साथ स्कूलों में जो न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए उस पर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरीके से कोई कमी स्कूलों में नहीं रहने दी जाएगा। खासतौर पे सीएम राइज स्कूलों में फोकस किया जा रहा है कि उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और पिछले दिनों हमने देखा कि सीएम राइज स्कूल देश भर में मध्य प्रदेश का सराहा भी गया है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता देने के साथ साथ उनकी मूलभूत सुविधाओं पर भी सरकार ध्यान दे। और यही वजह है कि इन 3 दिनों में ये भी देखा जाएगा स्कूलों में कि क्या छात्रों के लिए जरूरत की चीजें वहाँ पे उपलब्ध है। विवेक, आज से 3 दिन तक ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलना है, तो इसको लेकर सीएम मोहन यादव की आगे की क्या प्लानिंग है? जैसे आज वो बच्चों से मिले हैं, क्या इसी तरीके का आगे भी उनका इवेंट रहने वाला है? विवेक,
देखिए 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा और सरकार की व्यस्तता भी है, लेकिन सरकार ने इस व्यस्तता को और भी कई लोगों के जिम्मे डाल दिया है। तमाम सारे कलेक्टर हैं, आईएएस है, आईपीएस अधिकारी हैं, जिले के एसपी हैं, वो भी स्कूलों में जाएंगे और जाके वहाँ पे देखेंगे कि बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता को लेकर कितना काम किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर गोद लेने वाली जो बात है कि पहले आंगनबाड़ी को मध्य प्रदेश में गोद लिया, आंगनबाड़ी का स्तर सुधरा, बच्चों जो कुपोषित थे वो कुपोषित से बाहर आए। तो ऐसे में शिक्षा गुणवत्ता को अगर सुधारना है तो अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। और यही वजह है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अधिकारी गोद लेंगे और गोद लेने के साथ हर महीने जाके बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि अपने भविष्य में और बेहतर क्या करना चाहते हैं और उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे कि बच्चों में वो मानसिक जो तनाव एक आ जाता है उससे भी वो मुक्त रहें। और तमाम सारे अधिकारियों का अगर उनको मार्गदर्शन मिलेगा तो भविष्य में बेहतर करने की सोच पाएंगे। तो बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ऐसे में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जी शुरू हो चुका है। और जैसा कि मेरे सहयोगी विवेक ने बताया कि हर साल बीजेपी जो है ये कार्यक्रम का आयोजन करती है और इसी तरह से इस बार फिर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे पास जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने अपना नामांकन भर दिया है। तो अमरवाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश शाह और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने अपना नामांकन भर दिया है। और इसको लेकर अटकलें काफी तेज चल रही थी कि अमरवाड़ा सीट से कब बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी। और ये पूर्ण रूप से यही देखा जा रहा था कि कमलेश शाह के नाम पर मोहर लगेगी और इसी बीच उनके नाम पर मोहर लगी और आज वो जो है अपना नामांकन उन्होंने भर दिया है। तो अमरवाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश शाह और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भर दिया। गाँव में जो भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह हमारे साथ मौजूद है, हम जानते हो आज नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं। आज नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं, आप क्या है तैयारियां? चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले आप कांग्रेस में थे, अब भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनौती रहेगी, क्या लगता है आपको? विकास के लिए हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो कांग्रेस का मामला है। तो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमरवाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कमलेश शाह। पहले वो कांग्रेस में थे और फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया। तो अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव के समय छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके चलते अब अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में एमपी में क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी अब छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट में जुट गई है। अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने सोमवार को अमरवाड़ा के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के सीएम, प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्री, साथ ही प्रदेश के अन्य दिग्गजों को भी शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी अमरवाड़ा विधानसभा के सियासी रण को फतेह करने के लिए मोहरे जमाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी नवीन मरकाम के नाम पर मोहर लगा सकती है। इसी बीच दोनों दलों का सिरदर्द तीसरे मोर्चे में बढ़ा दिया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण अमरवाड़ा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी खास जोर रहा है और पार्टी ने सोमवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है। गोंगपा ने देवरावन भलावी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वैसे लोकप्रिय क्षेत्र में भ्रमण करने के अनुसार भलावी जी को सब चाह रहे हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखे नौजवान लड़का है। आने वाले समय में इन्हीं के लिए हमने जो काम किया है, तो हम चाहते हैं कि बढ़िया जीत करके आए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गोंडवाना पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया है। शाह लोकसभा चुनाव के बीच इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे, तो वहीं कांग्रेस नवीन मरकाम के नाम पर दाव लगा सकती है। ऐसे में अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से अब कमलेश शाह ने अपना नामांकन भी भर दिया है। अब कांग्रेस की तरफ से कौन जो है मैदान में उतरने वाला है? दावा किया जा रहा है जिस नाम का, क्या वही होंगे प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, तेज तैयारी बीजेपी ने करी है, क्योंकि उन्होंने जो है स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर ली है। खुद आज कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। उन्होंने कहा क्योंकि आदिवासी समुदाय में जो वहां के प्रत्याशी हैं वो हमारे भाई हैं, तो हम मोर्चा संभालेंगे आदिवासियों की तरफ से, और पूरी सरकार वहां पर जो है पूरी कोशिश करेगी कि अपने उम्मीदवार को, भाजपा के उम्मीदवार को हर हाल में जिताना है। चुनौतियां अपनी जगह है, लेकिन भाजपा अपने उम्मीदवार को जिता लेगी। उधर कांग्रेस अब प्रत्याशी के नाम की जद्दोजहद से उबर चुकी है। एक दो नाम है जिन पर जो है फाइनल सहमति बनते से ही जो है कांग्रेस भी उसी दिशा में जाएगी। हालांकि वोट किस करवट बैठेगा, प्रत्याशी को मतदाताओं का कितना जो है समर्थन मिलेगा, ये अभी भविष्य में दिखाई दे। बिल्कुल श्याम जी, तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और ऐसे में ये देखना है कि इस उपचुनाव में किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए श्याम जी आपका शुक्रिया। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। तो टीम में 70% युवाओं को दिया गया है मौका। तो कार्यकारिणी में 70 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। तो उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों की संख्या सीमित होगी। तो लिस्ट पर एआईसीसी की अंतिम मुहर का भी इंतजार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। तो टीम में 70% युवाओं को मौका दिया गया है और ऐसे में कार्यकारिणी में 70 से ज्यादा सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों की संख्या सीमित की गई है। तो लिस्ट पर एआईसीसी की अंतिम मुहर का इंतजार है और अब देखना है कि अब आगे क्या होगा। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, नई टीम का गठन कर लिया है जीतू पटवारी ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, फिलहाल इंतजार इस बात का है कि एआईसीसी की तरफ से सहमति कब बन पाती है। जीतू पटवारी अपनी लिस्ट लगभग भेज चुके हैं, उसमें से करीब 50 से अधिक फीसदी में युवाओं को जगह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इससे पहले के अध्यक्ष थे कमलनाथ, उनकी जंबो एक कार्यकारिणी हुआ करती थी और इसमें करीब 200 से अधिक इसमें महामंत्री और संगठन के प्रभारी, तमाम उपाध्यक्ष और सचिव मौजूद रहते थे। लेकिन इस कार्यकारिणी का असर ये हुआ कि कांग्रेस बुरी तरीके से 2023 का चुनाव हार गई और उसके बाद कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। 24 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जीतू पटवारी बगैर कार्यकारिणी के चुनाव मैदान में उतरे और असर इसका ये देखने के लिए मिला कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत गई। कांग्रेस पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से क्लीन स्वीप हो गई। अब सवाल इसका है कि 5 साल बाद जब चुनाव होने हैं उससे पहले एक बेहतर कार्यकारिणी का गठन किया जाए, छोटी कार्यकारिणी हो और उसमें नए युवा चेहरे हों। तो इसी बात को लेकर जीतू पटवारी ने पूरी सूची तैयार की है और करीब 60 से 70 लोग मौजूद रहेंगे, यानी कि भारी भरकम कार्यकारिणी की जगह जीतू पटवारी सीमित लोगों के साथ काम करते नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि कांग्रेस के छत्रपों के भी समर्थकों को एडजस्ट करना उस कार्यकारिणी में जीतू पटवारी के सामने चुनौती होगी और यही बात है कि एआईसीसी की तरफ से ये पूरी मुहर लगेगी। हालांकि जीतू पटवारी लंबे अरसे से कह रहे हैं कि उनकी कार्यकारिणी जल्द आएगी, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी निकल के सामने नहीं आई है। बशर्ते कुछ दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा। उपचुनाव भी है अमरवाड़ा के, उसके बाद पूरी तरीके से कांग्रेस रिलैक्स मोड पे आ जाएगी क्योंकि मंथन कार्यक्रम भी शुरू करना था 15 जून से, लेकिन मंथन की जगह अभी कोई कार्यक्रम कांग्रेस में चल नहीं रहा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जीतू पटवारी पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में है और यही वजह है कि हाई कमान भी अब ये निगरानी रख रहा है कि आखिर उपचुनाव। तो अब जीतू पटवारी की टीम लगभग तैयार है और लिस्ट पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए विवेक आपका शुक्रिया। तो चलिए अब आपको ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं और ये 2 तस्वीरें देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रही हूं। तो अब आगे आप 2 तस्वीरों को देखिएगा जो मैं दिखाने जा रही हूं। आगे हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो आपसे जुड़ी हुई हैं और इन 2 तस्वीरों में ये आपसे इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि आप देखिए कि आखिर समाधान मिल गया है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे होंगे नीचे स्लग लिखा है कि आखिर समाधान मिल गया है। दूसरी तस्वीर में लिखा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में
भोपाल कहाँ है। तो ये जो दो तस्वीरें हैं दोनों आपसे जुड़ी हुई हैं, ये आपके हित की खबर है और आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार और ध्यान से ये दो तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि आगे मैं इन्हीं दो तस्वीरों पर आगे विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो चलिए, भोपाल में 29,000 पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना सरकार ने कैंसिल कर दी है। सोमवार दोपहर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि नए भोपाल के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में मौजूदा वृक्षों को देखते हुए प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। तो साथ ही अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि 13 जून को प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, जिसमें उनका साथ विपक्ष ने भी दिया है और अब प्रोजेक्ट के लिए नई जगह तलाशी जा रही है। तो आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये 2 से 3 दिन पुरानी तस्वीर है जहां पर लोग पहुंच गए और पेड़ों को उन्होंने हक कर लिया। जैसा कि उत्तराखंड में एक बार आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, वैसा ही आंदोलन यहाँ पर चलाया गया। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो चलिए ये ग्राफिक्स देखिए, इसमें क्या लिखा है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर की जमीन पर प्रोजेक्ट आया। सबसे पहले प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो तुलसी नगर की जमीन और शिवाजी नगर की जमीन पर बात की गई। फिर 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कि जमीन पर जो है इतने करोड़ का प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ 2,277 सरकारी बंगले और मकानों को तोड़ा जाएगा। तो करीब 2,267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ा जाएगा। अब जब ये तोड़ने की बात आती है तो यहीं से पूरा माहौल जो है शुरू हो जाता है। मंत्री विधायक और अफसरों के लिए बंगले फ्लैट बनेंगे। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, क्योंकि यहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ है। मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट और 230 विधायकों के फ्लैट बनेंगे। तो ये आंकड़े हैं। इसके बाद 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले और मकान भी बनाए जाएंगे। तो इन आंकड़ों पे आप ध्यान दीजिए और इसको देखते जाइए। डेवलपर को निर्माण लागत के बदले में 63 एकड़ के लैंड पार्सल दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद से लैंड पार्सल पर डेवलपर रेजिडेंशियल एवं कॉमर्शियल डेवलपमेंट कर सकेगा। और फिर इसके बाद आता है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस पर काम भी कर रहा है। तो ये पूरा मामला है जिसको हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद से ही पूरी बात शुरू होती है, और वो बात क्या शुरू होती है कि लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए विरोध में खड़े होते हैं तो इसके हल के लिए क्या बात की जाती है आपको ये भी बता देते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भोपाल की जो सबसे बड़ी झुग्गियां हैं वो पॉश इलाके में हैं। वो इलाके देख लीजिए, जुग्गड़ बस्ती की बात कर लें तो रोशनपुरा कितने एकड़ में है? 17 एकड़ में रोशनपुरा इलाका फैला हुआ है। आबादी करीब 35,000। फिर हम बात करते हैं बाणगंगा की, तो 48 एकड़ में ये जमीन फैली हुई है। यहाँ की आबादी 35,000 के करीब है। फिर बाग सेवनीय की बात कर लेते हैं, यहाँ की जमीन 16 एकड़ के करीब है और 30,000 लोग यहाँ पर करीब रहते हैं। फिर बात करते हैं विश्वकर्मा नगर की, यहाँ पर 6 एकड़ में जमीन फैली हुई है और आबादी करीब 30,000 है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ वो झुग्गी बस्तियाँ हैं जो भोपाल के पॉश इलाके में है। अब देखिए, अन्ना नगर 51 एकड़ में आबादी 25,000, भीमनगर 72 एकड़ 8,000 के करीब आबादी है, मदर इंडिया 49 एकड़ और आबादी 4,000। फिर आता है शहीद नगर 29 एकड़ 2,000 आबादी। अब आबादी के आंकड़ों को देखकर बिल्कुल भी गुमराह मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको वो आबादी बता रही हूँ जो उस झुग्गड़ झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो है ये आबादी है। ठीक है, तो अब आपने ये आबादी देख ली, ये आप समझ लिए कि वो पूरा मामला कहाँ से शुरू होता है। तो अब बात आती है कि ये आंकड़े मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो ये आंकड़े दिखाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको बता दें, इनके अलावा राहुल नगर, दुर्गा नगर, बाबा नगर, अर्जुन नगर, पंचशील, नया बसेरा, संजय नगर, गंगा नगर, बापू नगर, शबरी नगर, ओम नगर, दामखेड़ा, उड़िया बस्ती, नई बस्ती,
मीरानगर और ऐसी ही 388 बस्तियां शहर में हैं। तो इन सब की जमीन का हिस्सा लगाएं तो यह करीब 1800 एकड़ के आसपास बैठती है। अब बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये जो पॉश एरिया है यहाँ पर आप जो है मकान बनाएं, नए मकानों का निर्माण कराइए और यहीं पर जो जमीन खाली होंगी यहीं पर सरकारी आवास बनाएं। इसके लिए आपको पेड़ों की कटाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा मामला था जो कि हमने आपको विस्तार से समझा दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। देश भर में 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियां और इसी के बीच भोपाल की रैंकिंग एक बार फिर दांव पर लगी हुई है। 3 महीने बाद भी भोपाल नगर निगम के अफसर आदमपुर खांती में रोजाना आने वाले कचरे को डंप करने के लिए नई कंपनी नहीं तय कर पा रहे हैं। तो पुरानी कंपनी के साथ नगर निगम का कॉन्ट्रैक्ट 31 मई को खत्म हो चुका है। पूरे भोपाल से यहाँ रोज 700 टन कचरा पहुँचता है। तो बीते 17 दिनों में यहाँ करीब 12,000 टन कचरा इकट्ठा हो गया है, जिसका मैनेजमेंट अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि अफसरों का कहना है कि भले ही कंपनी को कागजों में एक्सटेंशन ना दिया हो, लेकिन फिलहाल वही कंपनी कचरा मैनेज कर रही है। तो आखिर कचरे ये कौन से हैं, उन कचड़ों की क्या स्थिति है, आइए वो भी हम आपको एक बार ग्राफिक्स की मदद से समझा देते हैं। तो देखिए, कागज कचड़े की संख्या कितनी है, 8.5%। इसके बाद प्लास्टिक 8.5%, मेटल 2.5%, ग्लास 2.5%, राख एवं अन्य 15% और कंपोजिटेबल मैटर जो है 30% है और अन्य कचरा जो है 35%। तो ये कचड़े की स्थिति है कि कौन से कचड़े कितने हैं जो कि इस वक्त भोपाल में इकट्ठे हो गए हैं। तो अब बात यह है कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 14 जून को स्वच्छ सर्वेक्षण फेज 3 की तारीख घोषित कर दी है। तो भोपाल समेत देश भर में 5 जुलाई से सर्वे शुरू हो रहा है और हर बार की तरह सर्वेक्षण टीम संबंधित निकाय की ओर से दावा की गई प्रगति की जांच पड़ताल भी की जाएगी। यानी ऐसे स्पॉट जहां पर थोक में कचरा इकट्ठा होता हो, उनके प्रबंधन पर निगम ने क्या काम किया है उसकी जांच होगी और फिर रेटिंग दी जाएगी। तो अब ऐसे में भोपाल की जो इमेज है वो दांव पर लगी है। तो देखना यह है कि 5 तारीख के बाद से क्या होता है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि नीट यूजी धांधली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने इस पर जवाब मांगा है। तो केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तो अगर 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह से निपट जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई है, थोड़ी सी भी चूक हुई है तो उसको जो है पूरी तरह से निपटाना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई है तो इसको पूरी तरह से इसका निपटारा किया जाए। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है राकेश? जी राधा, आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी को लेकर एक अहम सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान अदालत ने जो कुछ भी कहा है उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। अदालत ने नेट को कहा है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अगर 0.01% भी अगर इसमें धांधली की बात सही है तो इस पर उसे स्वीकार करना चाहिए और इसका निपटारा करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे परीक्षा देकर बाहर निकले या जिनका रिजल्ट आया और जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे और लोगों का इलाज करेंगे, तो उन लोगों को जो धक्का पहुंचा है इसके लिए नेट को जो है किसी भी हाल में इसे ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राधा साफ तौर पर कहा है कि अगर मामले में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसे स्वीकार करिए और उसे तत्काल ठीक करिए। क्योंकि अगर यही लोग डॉक्टर बनेंगे जो इस तरीके से पास हुए हैं तो सोचिए कि समाज का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जिनका वो इलाज करेंगे। इसका राधा सबसे जरूरी ये जानना है कि पटना से लेकर गोधरा तक जो है इस मामले में पूरी तरह से जो है गोलबंदी दिखी है। पटना में भी पटना पुलिस की अपराध शाखा को कई तरह के ऐसे बैक डेट में चेक मिले हैं, कई तरह के ऐसे ब्लैंक चेक मिले हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि नेट की जो अभी एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उन
उनमें गड़बड़ी हुई है, उनमें मोटी रकम का खेल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है 8 जुलाई को करने जा रही है। इसके लिए जो है नेट को नोटिस भी जारी किया गया है कि आप किसी भी हाल में 8 जुलाई से पहले हमें ये बताएं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ क्या हुआ है, और इस मसले को तत्काल जो है हल करना जरूरी है। राधा, तो सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई अहम हुई है। अब अगली सुनवाई देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पे क्या जवाब आता है, क्योंकि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। और अब ऐसे में चूंकि जैसा कि आपने बताया है कि बच्चों के साथ जो है ये खिलवाड़ हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए राकेश आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, एमपी में एक और घोटाला सामने आया तो कई योजनाओं में धांधली उजागर हुई है। तो सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने ये गड़बड़ी पकड़ी है। तो कागजों में बुजुर्ग बताकर पेंशन देने का मामला सामने आया। तो शादीशुदा महिलाओं को कागजों में बनाया गया विधवा। तो 1.25 लाख से अधिक अपात्र लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो जांच के लिए सभी कलेक्टर को नोटिस जारी किए गए हैं। वेरिफिकेशन के बाद ही जारी होगी पेंशन की अगली किश्त। तो जांच में दोषी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला शुरू हो गया है। तो इस मौके पर शहीद ज्योति बीती रात ग्वालियर पहुंची। तो यहां शहर की सड़कों पर भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ में बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई के रूप में नजर आईं। बता दें कि वीरांगना बलिदान मेले का यह 25वां वर्ष है। तो इसका आयोजन पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया करते हैं। तो वहीं आज शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रमुख सहयोगी क्रांतिकारी रुद्र नारायण के वंशजों का सम्मान भी किया जाएगा। और इसके बाद से खूब लड़ी मर्दानी नामक महानाट्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें 200 पात्र सजीव घोड़ों पर मंचन करेंगे।